गुड मॉर्निंग सभी को। कल बेटा हम पढ़ रहे थे आपकी 9th क्लास का एक चैप्टर था काव्य खंड का लेसन 13 ग्रामश्री ना, सुमित्रा नंदन पंत जी ने लिखा था। उसमें उन्होंने ग्राम की शोभा के बारे में बताया कि ये गांव में किस प्रकार हरियाली रहती है, चारों तरफ पहाड़ खेतों का वर्णन किया है ना। आज हम इसके आगे वाले भाग पर डिस्कस करेंगे। देखो आगे, रंग रंग के फूलों में रिलमिल हंस रही सखियाँ मटर खड़ी, मलमली पेटियों सी लटकी छिमियाँ छिपाए बीज लड़ी। देखो वापस, रंग रंग के फूलों में रिलमिल, यानी कवि सुमित्रा नंदन पंत ने क्या कहते हैं, रंग रंग के फूलों में रिलमिल हंस रही सखियाँ मटर खड़ी, मलमल पेटियों सी लटकी छिमियाँ छिपाए बीज लड़ी। कहने का मतलब क्या है, कवि सुमित्रा नंदन पंत जी ग्राम्य प्रकृति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि खेतों में अनेक तरह के रंग बिरंगे, देखो लिखा हुआ ना रंग बिरंगे फूलों में रिलमिल, यानी रिलमिल होता है मिलजुल कर, तो मतलब रंग बिरंगे फूलों में रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं। खेतों में अनेक प्रकार के रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं। उन्हीं के मध्य में खड़े मटर के पौधे मानो हंस रहे हो, मानो कोई सखी। किस तरह हंस रहे हैं वो मटर के पौधे, जैसे अपन को ये लग रहा है कि कोई सखी यानी कोई भी सहेली अपनी वो तैयार होके खड़ी है ना। सखी सजी धवजी सखियों को देखकर प्रसन्नता से हंस रही हो, यानी कोई भी अपनी सखी क्या कर रही है, ऐसे तैयार होके खड़ी है और प्रसन्नता से हंस रही हो। मतलब जो रंग बिरंगे फूल है, कहने का मतलब क्या है कवि सुमित्रा नंदन पंत जी का, कि जो भी आपके ये रंग बिरंगे फूल है उसके बीच में एक मटर का पौधा इस तरीके से झूम रहा है, इस तरीके से हिल रहा है, या इस तरीके से अलग से लग रहा है कि कोई सखी ऐसे तैयार होके खड़ी हो और प्रसन्नता से दूसरी सखियों को क्या कर रही हो, देख रही हो, है ना। मानो हंस रही हो, मानो कोई सखी सजी धजी सखियों को देखकर प्रसन्नता से हंस रही हो। सेम की फलियाँ या गुच्छे मलमल की पेटियों के समान लटकी हुई है ना। छिमियाँ छिपाए बीज लड़ी, यानी वो इस तरीके से खड़ी है जैसे सेम की फलियाँ या गुच्छे मलमल की पेटियों के समान लटकी हुई है, ऐसी लग रही है वो मटर की फली, है ना। देखो आगे, फिरती है रंग रंग की तितली, रंग रंग के फूलों पर सुंदर फूले फिरते हैं फूल स्वयं, उड़ उड़ व्रंतों से व्रंतों पर। देखो व्रंत क्या होता है, व्रंत होता है बच्चों पौधों की डंठल, यानी जो पौधों के ऊपर के जो डंठल होते हैं उसको व्रंत कहते हैं ना। देखो फिरती है रंग रंग की तितली, मतलब अलग अलग रंग की तितलियाँ इस प्रकार फिरती है। देखो इसमें सुमित्रा नंदन जी पंत ने क्या बोला है, रंग बिरंगे बीजों की लड़ियाँ चमक रही हो, खेतों में रंग बिरंगे फूलों के समान ही रंगीन तितलियाँ उन पर ऐसा लग रहा हो जैसे कि मंडरा रही हो। उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि मानो तितलियाँ नहीं बल्कि फूल ही व्रंत से व्रंत पर, देखो व्रंत उड़ व्रंतों से व्रंत पर, व्रंतों मतलब समझ में आया, पौधों के डंठल, यानी ऐसा लग रहा है कि कोई फूल पौधों के डंठल से डंठल पर क्या हो रहे हैं, उड़कर जा रहे हो, है ना। कोई भी फूल इस तरह पौधों के डंठल पर उड़ रहे हो ऐसा लग रहा है ना। आगे देखो, अब रजत स्वर्ण मंजीरियों से लद गई आम तरु की डाली। देखो आम होता है आम का फल, है ना। रजत होता है बेटा यहाँ सोना, रजत को हम चांदी कहते हैं, सॉरी स्वर्ण को बोलते हैं सोना, है ना। अब रजत स्वर्ण मंजीरों से लद गई आम तरु होता है बेटा आम के पेड़ की डाली, है ना। तरु यानी डाली, पेड़ की डाली। झर रहे ढाक पीपल के दल, हो उठी कोकिला मतवाली। देखो इसका भावार्थ क्या होता है, इसमें कवि सुमित्रा नंदन पंत जी कहते हैं बसंत ऋतु के आगमन से गांव का वातावरण कितना मनोरम बन जाता है। इसी का वर्णन करते हुए कवि पंत कहते हैं कि आम के पेड़ की डालियाँ चांदी और सोने के समान चमकदार मंजरियों अर्थात बोरों से लद गई हो। पतझड़ के आने से ढाक बोलते हैं, देखो यहाँ लिखा हुआ है ढाक बोलते हैं पलास, है ना। जो देखो बेटा पलास अपने यहाँ पे नहीं होता है, बहुत कम होता है, रेगिस्तानी इलाकों में पलास का एक पेड़ होता है ना पलास,
और पीपल के पत्तों का झरना शुरू हो गया। जैसे पतझड़ आता है ना, पतझड़ में क्या होता है कि पुराने कोई भी पत्ते होते हैं, कुछ समय के बाद क्या होते हैं, वो झड़ जाते हैं और उसके स्थान पर नए पत्ते आने लग जाते हैं ना, वो पतझड़ होते हैं। तो पतझड़ ढाक शुरू हो गया हो, कोयल बसंत के प्रभाव से मस्त होकर कूक रही हो यानी गा रही हो, है ना। देखो, जर रहे ढाक पीपल के दल, हो उठी कोकिला मतवाली, मतलब कोकिला यानी कोयल भी इतनी मतवाली होकर क्या हो गई, गाने लग गई। यानी पतझड़ आने पर क्या पत्ते सब क्या हो गए, गिरने लग गए, सूखे पत्ते। अब क्यों मस्त हुई कोकिला, क्योंकि कोयल को क्या लगा कि अब क्या होगी, हरियाली होगी और हरे भरे पेड़ पौधे वापस से आने लगेंगे, है ना। तो बसंत ऋतु के आगमन से गाँव का वातावरण वापस देखो कितना मनोरम बन जाता है। इसी का वर्णन करते हुए कवि पंत जी कहते हैं कि आम पेड़ की डालियाँ, आम के पेड़ की जो डालियाँ वो क्या होती है, चांदी और सोने के समान चमकदार मंजरियों अर्थात बोरों से लद गई है। और पतझड़ आने से ढाक और पीपल के पत्तों का झरना शुरू हो गया। यानी पतझड़ के समय क्या होता है, पतझड़ भी एक ऋतु होती है जिसमें क्या होते हैं, जो भी आपके पौधे होते हैं या पत्तियां होती है वो क्या करती है, झड़ने लग जाती है। उस समय मानो कोकिला या फिर कोयल, जिसको कोकिला को कोयल कहते हैं, कोयल भी क्या होती है, गाने लगती है। क्यों, उनके खुशी होती है कि जैसे ही पतझड़ जाएगा वापस हरियाली का मौसम आएगा, नए पत्ते आएंगे ना। इसमें आप रजत को चांदी करना, रजत मीन्स होता है चांदी, स्वर्ण मीन्स सोना, आम्र मीन्स आम, है ना। आगे देखो, मंजीरिया करना, आम की बेर को मंजीरिया कहते हैं। आगे देखो, महके कटहल मुलुकित जामुन जंगल में, महके कटहल मुकुलित जामुन जंगल में, जरबेरी जूली, फूले आड़ू नींबू दाड़िम, आलू गोभी बैंगन मूली। देखो, दाड़िम मतलब तो आप जानते होंगे, है ना, अनार को बोलते हैं दाड़म, अनार, है ना। आलू गोभी बैंगन मूली, इसका मतलब क्या है, देखो बच्चों, इसमें कवि सुमित्रा नंदन पंत जी कहते हैं, महके कटहल मुकुलित जामुन जंगल में, जरबेरी जूली, फूले आड़ू नींबू दाड़िम, आलू गोभी बैंगन मूली। कटहल की महक चारों ओर फैलने लगी है और जामुन की डालियों पर अधखिली कलियां आ गई है। जंगलों में छोटी जरबेरी की डालियां झूमने लगी है। ऐसा लगता है मानो जंगल में क्या हो गई, जरबेरी यानी कोई भी जो पत्तियां हो गई, क्या हो गई, डालियां झूमने लगी है ना। ऐसे सूरम्य प्राकृतिक परिवेश में आड़ू, नींबू, अनार, आलू, गोभी, बैंगन, मूली आदि सब्जियों के पौधों पर फूलों की बहार आ गई हो। ऐसा लगता है कि इन सभी के, आलू के ऊपर, गोभी के ऊपर, अनार के ऊपर, सभी के ऊपर क्या हो गई, फूलों की बहार आ गई हो। अतः सारा ही ग्राम्य परिवेश मनमोहक बन गया हो, है ना।